तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आप लोगों की एक नई शुरुआत, एक नई दिशा, एक नया मतलब आप मनोबल के साथ आप लोग पढ़ सकें, इसीलिए मैंने आज से एक नए आपकी शुरुआत की है। और ये जो शुरुआत है ये कहीं से कहीं भी आपके क्रैश कोर्स जो पटवारी लेखपाल है और जो आपका जो फाउंडेशन क्लास है जो सैटरडे संडे आता है उसको प्रभावित नहीं करेगा। जो भी समय सीमा है वो अपने ऊपर में अब बर्डन लेते हुए हर छुट्टी के दिन ध्यान से सुनना, जब तक सैटरडे संडे और जब तक सरकारी छुट्टी है जिस जिस दिन, उस दिन आपको दो दो क्लासेस मिलेंगी आरओ एआरओ की, और साथ ही साथ कौन से आपकी जो पटवारी लेखपाल वाली चल रही है। ठीक है, उसके बाद जिस दिन आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, और विज्ञापन जारी होने में बहुत समय नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको रिकवरी का मौका ही नहीं देता। यूकेपीएससी की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, जिस दिन विज्ञापन जारी होता है उससे 2 से ढाई महीने के अंदर प्री कर देगा। ये तय है, समझ के चलो आप लोग। यानी आपको 75 डेज से कम मिलेंगे और सिलेबस इतना ज़्यादा है कि अगर हम उस चीज़ का वेट करें तो हमारे लिए चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए अति से अति महत्वपूर्ण होगी। एक एक शब्द जो मैं बोलता हूँ उसको सुनना, साथ ही साथ आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि होता क्या है, अब जब क्लास शुरू हो जाएगी उसके 50 दिन बाद 25 दिन बाद फिर बच्चे कहेंगे सर आरो यारो कहाँ से करूँ, तो उसके इस चीज़ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे होती है, क्योंकि मैं आप सभी का हित चाहता हूँ। और आप अगर जानते होंगे मुझे पिछले 2 से ढाई साल तक मैंने आपके लिए कितना ज़्यादा वर्क किया है, वो वही समझता होगा जो छात्र मेरे साथ पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे है कि आज की वीडियो, हमेशा नहीं कहता मैं, आप सुनना, मैं कभी भी अगर शेयर करने की बात करता हूं तो कब करता हूं, जब नई चीज लॉन्च करता हूं। जैसे क्रैश कोर्स की पहले वीडियो कहा होगा मैंने, जिला सीरीज की पहली वीडियो कहा होगा, आज फिर से आरओ एआरओ के लिए नए पैटर्न, ये नई चीज की हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये लगभग 30 से 40 मिनट की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत कुछ आपको बता देगी। और आप बिल्कुल टेंशन में मत रहना कि विज्ञापन कब जारी होगा, क्योंकि 100% तय है विज्ञापन आना है। हो सकता है 10 दिन लेट हो, 20 दिन लेट हो, 1 महीना लेट हो, 1.5 महीना लेट हो, क्योंकि अगर विज्ञापन का वेट करोगे तो आपके लिए प्री निकालना भी दुश्वार हो जाएगा, यानी उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संभावित है कि सितंबर में निकल जाए, अगस्त लास्ट निकल जाए, 15 सितंबर निकल जाए, निकलना तय है। मतलब 100% है कि आरओ एआरओ का विज्ञापन जारी होना है और बहुत ही जल्द जारी होना है। इसीलिए ये मैं जानता था कि अगर मैं विज्ञापन जारी करने के बाद आपको अगर तैयारी कराऊं, वो सबसे बड़ी जो दुविधा होगी या सबसे बड़ी मुश्किल है मेरे सामने खड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे तो उम्मीद करेंगे सर पढ़ाएंगे, लेकिन 75 डेज में उतना बड़ा सिलेबस कैसे करूंगा बताओ। तो इस एग्जाम को पूरी के पूरी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे और सुनने के बाद आप तय करेंगे कि आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी एक और चीज समझना, क्योंकि कई बच्चे ये कहते हैं सर पेड क्लास चलाओ, पेड क्लास चलाओ। अब आप पेड क्लास चलाओ, लिमिटेड स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा, पेड क्लास चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और नहीं मैं पेड क्लास कभी चलाऊंगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं पेड क्लास नहीं चलाऊंगा, क्योंकि पेड क्लास चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बच्चे जो दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं या दूर दराज के इलाकों से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से बताओ इतना एफर्ट करेगा पेड क्लास। तो मैं जब भी नई चीज लॉन्च करता हूं, आप लोगों से मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग स्वैच्छिक रूप से, क्योंकि कई लोगों का यह मानना है कि सर हम फ्री की शिक्षा लेंगे तो वो हजम नहीं होती, खुद ही आपको लगता होगा। कई छात्र सोचते हैं नहीं सर हम फ्री का नहीं लेंगे, वो तो कभी 10 रुपए गूगल पे, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, इस प्रकार से अपना योगदान देते रहते हैं। ठीक है, ये होता है, मैं क्योंकि नोट करते रहता हूं। तो कई छात्र ये मानते हैं कि हम लोग जो है फ्री में कुछ नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए। और उससे क्या होता है, वो उनका ये तर्क है कि सर इससे आपका भी मनोबल बढ़ेगा, आप भी चीजों पे इतनी मेहनत करते तो आपको इसका रिवॉर्ड कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये गूगल पे नंबर और ये स्वैच्छिक है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग वीडियो सुनना कि क्या है। देखिए ये आपका गूगल पे नंबर है या फोन पे नंबर है। इससे अगर आप चाहते हैं कि हाँ नया कोर्स है, क्योंकि मैं सिर्फ एक दिन बोलता हूं जब नई चीज लॉन्च हो रही होती है, आज नई चीज लॉन्च हो रही है और ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, एक प्रकार का स्वैच्छिक है, यानी 8126206068। कई बच्चों को इससे मतलब करना नहीं आता, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप में यूपीआई आईडी भी ले सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे यूपीआई आईडी भी मांगते हैं, और ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ स्वैच्छिक है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको करिए, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्वैच्छिक है। क्या है, स्वैच्छिक, यानी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो अगर यूपीआई आईडी की बात करोगे तो उसको लिख लीजिए KISHOR
PANDEY, किशोर पांडे 012, ठीक है, @OKSBI 012 @OKSBI, ठीक है। ये आपका UPI ID यानी किशोर पांडे 012 @OKSBI, या फिर ये आपका क्या है, गूगल पे नंबर या फोन पे नंबर है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का स्वैच्छिक है, क्योंकि कई छात्रों का ये मानना है कि सर हम मुफ्त में कुछ नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ आपको देंगे, और उनका ये तर्क था कि सर पेड कोर्स से चलाइए, और पेड कोर्स से मैंने पहले भी कहा है कि कभी नहीं लॉन्च होगा। और ये जो गूगल पे वाली जो बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नए कोर्स के दिन शुरू होती है। पूरे RO की जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक आप इसका दोबारा अब नाम नहीं सुनेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मेन चीज क्या है, अब इसमें हर चीज आपको बतानी है कि ये क्यों हम इसकी तैयारी करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप आखिर इस एग्जाम की तैयारी क्यों करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम क्लास तो कल से पहले शुरू कर देंगे, और उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि एग्जाम क्या है, कैसे होता है, क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी। बिना इसके क्या तैयारी कर लोगे बताओ, मैं पढ़ाने लग जाऊं, लिखाने लग जाऊं, इतना तो कई टाइम से। सबसे पहली चीज है कि आखिर हम इस एग्जाम की तैयारी क्यों करें, क्या हमें इसका फायदा है। देखिए, सबसे पहला फायदा आपको एग्जाम UKPSC के माध्यम से मिल रहा है, और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक प्रतिष्ठित संस्था जो हर राज्य की होती है, वहां राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, एक प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा आप एग्जाम में चयनित होकर आएंगे। दूसरा, इस एग्जाम के अगर माध्यम से आप चयनित होकर आते हैं तो मान के चलिए चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्यों ना उसमें RO ARO हो या कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी UKPSC कराते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत अच्छे संस्थानों में उनको नौकरी करने का मौका मिलता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक दिन के एग्जाम में रट के पास होके एग्जाम पार कर लें, ठीक है। आपको इसमें 2 चरणों में एग्जाम होता है, और 2 चरण में एग्जाम के बाद आपकी जो सैलरी है वो भी ठीक ठाक है, यानी अच्छे खासे तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा लालसा नहीं है, बहुत ज्यादा आप चीजों को नहीं सोचते हैं, एक ठीक ठाक अगर जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ये फायदा है। दूसरा, इसमें आपको जो जॉब मिलती है, या तो आपको उत्तराखंड सचिवालय में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, उत्तराखंड सचिवालय, जो कि कहाँ पर है, देहरादून में है। या दूसरा, आपको हरिद्वार UKPSC में मिलेगी, PSC, ठीक है, ये कहाँ पर है, हरिद्वार है। तीसरा, आपको ये जॉब कहाँ मिलेगी, अगर इस बार विज्ञापन में राजस्व परिषद के लिए पोस्ट जुड़ती हैं, राजस्व परिषद, इसमें ऐसा सुनाई दे रहा था कि राजस्व परिषद के लिए भी RO आ रहा है, यानी तीनों संस्थानों के लिए एक एग्जाम कराया जा रहा है। अगर राजस्व परिषद के लिए भी एग्जाम अगर पोस्ट जुड़ के आती है तो आपको यहां जॉब, यानी सबके सब क्या है, 5 डे वर्क है, ठीक है, 5 डे वर्क, 5 डे वर्क है, यानी 5 दिवसीय काम आपका होगा। 2 दिन आपका क्या रहेगा, अवकाश रहेगा, यानी सैटरडे संडे हमेशा आपकी छुट्टी रहती है। दूसरा, कभी अगर सैटरडे संडे के साथ, जैसे आज ही जन्माष्टमी की छुट्टी है, 3 दिन, यानी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए आपके पास बहुत बढ़िया समय मिल जाता है। तो एक सबसे बड़ा फायदा कि आपको 5 डे वीक मिलता है। दूसरा, नौकरी आपको या तो देहरादून में मिलेगी, या हरिद्वार में मिलेगी, या फिर देहरादून में। तीसरा, नॉन ट्रांसफरेबल, यानी ट्रांसफर नहीं होगा, यानी आपका इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। आज आप किस उम्र के हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप 40-45 के हो जाएंगे, जब आपके नन्हे मुन्हे गोपाल भी होंगे, जब आप उनको स्कूल पढ़ाने की बात करोगे, तब आप भटकने लगोगे कि यार कहीं ठीक ठाक शिक्षण संस्थानों में अगर हम बच्चे को डालें, या उनकी हेल्थ को लेकर अवेयर हैं, या अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हैं, तो आपको जो फैसिलिटी मिलती है, यानी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्कूल के लेकर सुविधाएं हैं, तो वो आपको देहरादून, हरिद्वार या इन इलाकों में बेहतर मिलेंगी इन कंपैरिजन टू कहीं आप दुर्गम इलाकों में। यानी मैं सिर्फ इसके फायदे गिना रहा हूं, इसके डिसएडवांटेज नहीं कह रहा, किसी दूसरे एग्जाम या दूसरे परीक्षा के डिसएडवांटेज नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के फायदे बता रहा हूं, ठीक है। तो आप क्यों तैयारी करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको जॉब कहां करनी है, देहरादून या हरिद्वार यानी शहरी इलाकों में। दूसरा, आपको 5 डे वर्क है। तीसरा, आपका जो सैलरी का स्केल है वो ठीक है, मतलब इतना मुझे पता है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप खुश रहेंगे, ठीक है। अब ये बखान करूं कि इतनी सैलरी मिलती, ये बच्चों वाले काम नहीं करता, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि यहां करियर को सेटल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 5,000 मिले, 10,000 मिले। यहां मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि कई छात्र लिखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर बता दीजिए, ये कर दीजिए। अरे भाई, निकाल तो लो एग्जाम निकाल दो, ज्वाइन अगर लगेगा कि सैलरी कम है, छोड़ के आ जाना, रिजाइन दे के आ जाना, अगर इतने ही अगर आप लोग विद्वान हैं। तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि मैं आपको 1-1 रुपए का हिसाब बताऊं कि इतनी सैलरी। आप खुश रहेंगे, आप ठीक ठाक जगह पहुंच जाएंगे, आपको ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी। तो ये ठीक है।
अब इस एग्जाम को भरेगा कौन बच्चों, ठीक है, कौन इस एग्जाम को फिल करेगा? तो इसमें ध्यान रखना, एज का जो क्राइटेरिया होगा आपका वो 21 वर्ष मांगता है। यानी आपकी उम्र अगर 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है एक सामान्य छात्र की, ठीक है, वो इस एग्जाम को फिल करता है। यानी 21 वर्ष का मतलब, क्योंकि अब जुलाई क्रॉस हो चुका है, तो जहां तक संभावना है वो क्या कहेगा विज्ञापन में, 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र 21 वर्ष मांगेगा वो, ठीक है। अब हिसाब निकाल लेना कि 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र क्या हो रही है, 21 वर्ष, और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन मांगता है। यानी आप अगर ग्रेजुएशन हैं यानी ग्रेजुएट हैं तो आप इसको भर सकते हैं, भले ही आप बीए हो, भले ही आप बीकॉम हो, भले ही आप बीएससी हो, या फिर आप बीटेक हो। यानी कोई भी छात्र जो ग्रेजुएट है, चाहे वो बीटेक है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, वो इस एग्जाम को फिल कर सकता है, ठीक है। यानी आरओ एआरओ की परीक्षा को वो दे सकता है। तो इसके फायदे मैंने बताए कि कैसे है और कौन क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी या क्या होगा। अब मेन चीज आती है बच्चों, कई छात्र ये सोचते हैं कि सर हम इसको कैसे करेक्ट करें, हम तो एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, हम कैसे करें? देखिए बच्चों, दो चीजें होती हैं। एक तो हमें तैयारी करनी है, तैयारी जब हम करते हैं उससे पहले जब हमारी तैयारी प्रॉपर नहीं होती हम चीज़ों से डरते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। जब तक आप चीज़ों का सामना नहीं करोगे तो आपके अंदर हमेशा एक डर बना रहेगा, ठीक है। मैं भी तो कभी सोचता हूँगा कि यूकेपीएससी में मेंस कैसे लिखा जाता है या यूपीएससी में कैसे मेंस लिखा जाता है। हर कोई छात्र चीज़ों से पहले डरता है, लेकिन जब उसके अंदर चीज़ें आने लगती हैं, उसके अंदर ज्ञान आने लगता है, वो चीज़ों को सीखने लगता है, उसके अंदर नॉलेज आने लगता है, तो उसके बाद जब उस फील्ड में उतरता है तो वो पहले के कंपैरिजन में अपने आप को बहुत ज्यादा बेटर या कंफर्ट फील करता है। वो क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि मैं पहले शून्य लेवल में था, मेरी इतनी सोच नहीं थी, इतनी थिंकिंग नहीं थी कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकूं, लेकिन अब मैं धीरे धीरे चीजों को सीख रहा हूं, धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे लिए चीजें आसान हो सकती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी इस वॉइस को जहां पे मैं अभी बोल रहा हूं, इसको आप रिकॉर्ड करके अपने पास फोन पे या लैपटॉप पे जहां भी रखते हैं रख लेना, जिस सेंटेंस को मैं बोल रहा हूं। इस एग्जाम की 0 लेवल से एंड तक तैयारी करने का जिम्मा मैं लेता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। साथ ही साथ आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, यूकेपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे आसान जिसका मेंस होता है मेरी नजरों में वो एग्जाम है आरओ एआरओ, ठीक है। यानी यूकेपीएससी जितने भी मेंस कराता है उनमें सबसे आसान एग्जाम है आरओ एआरओ का, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करने। जब कई बच्चे प्री निकालने के बाद मेंस की अगर सोचते हैं तो उनको ये लगता है, मेंस में बच्चों 3 पेपर हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जीएस ऑब्जेक्टिव है, यानी जिसको ये लगता है कि मैं जीएस कैसे करूंगा, तो जीएस आपको बता देता हूं पहले, ऑब्जेक्टिव है जिसको गोला मारते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपको चीजें पता होंगी, तो जीएस ऑब्जेक्टिव का मतलब आप अगर जीएस में ठीक ठाक स्कोर करते हैं, ये मेरिट में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। मैं आपको बताता हूं, जिस वर्ष मेरा चयन हुआ था, मेरे आउट ऑफ 100 में से 83 मार्क्स थे जीएस वाले पोर्शन पर, और उम्र भी मेरी 23 साढ़े 23 साल की उस समय हुआ करती थी। तो पहला एग्जाम था, नया एग्जाम था, तो आउट ऑफ 183 मार्क्स मेरे जीएस में थे, मैं टॉप 3rd पोजीशन पे था, और इसी एग्जाम ने मेरी नैया पार लगाई। क्यों? क्योंकि मैं जानता था अगर मैं जीएस वाले पोर्शन पे अच्छा स्कोर कर लूं तो ये जो दूसरा और तीसरा पेपर, क्योंकि दूसरा पेपर है हिंदी ड्राफ्टिंग का, ध्यान से सुनना, तीसरा है ऐसे राइटिंग का, ठीक है। यानी आप ये जानते हैं कि हमारा जो ऐसे है, यानी ऐसे लिखना है हमने, ऐसे हो गया, और जो हमारा हिंदी ड्राफ्टिंग है ये एक प्रकार का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बच्चा प्री निकालने के बाद भी तैयारी करता है तो वो हो जाता है। मतलब प्री का रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसके आधार पे अगर उसके बाद तैयारी करेगा तब भी उसका एग्जाम क्रैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदी ड्राफ्टिंग के 5 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, वो नॉर्मल आते हैं, वो सिलेबस दिया है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपको कैसे लिखना है, क्या लिखाना है, किस तरीके से आपको बढ़ना है, वो सब जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ऐसे राइटिंग आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि 100 नंबर की अगर ऐसे राइटिंग आती है, आप ये समझ के चलना कि वहां किसी के 60 होंगे, किसी के 65 होंगे, किसी के 55 होंगे। भाई जब आप यहां स्कोर लीड करके चले गए तो फिर आप यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मैं आपको बताता हूं, यहां सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि आपने मात्राएं गलत ना लगाई हो, यानी वर्तनी अशुद्धि ना हो, इतना ध्यान रखना है। यानी
आपकी वर्तनी ठीक है तो आप ठीक ठाक कंटेंट वहां लिख के आते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। तीसरा, इसके बाद एक और स्टेप होता है, वो टाइपिंग का होता है, बहुत नॉर्मल टाइपिंग। मैं आपको 110% गारंटी के साथ दे रहा हूं, टाइपिंग से जो बच्चे डरते हैं, 4000 की स्पीड कुछ भी नहीं है बच्चों। 4000 की कैसे आ जाती है बताऊं? जैसे हिंदी में 4000 की अगर आप ऐसे ऐसे एक उंगली से दबाओगे ना तब भी 4000 की बन सकता है। और ये भी कब का काम होगा? ये जब आप मेंसिप करके आ जाओगे, यानी मेंसिप का पेपर दे के आ जाओगे, तब भी आप टाइपिंग करोगे, तब भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। और एक छोटा सा पोर्शन होता है कंप्यूटर प्रैक्टिकल का, और कंप्यूटर प्रैक्टिकल में सिर्फ 40 नंबर लाने होते हैं, और इसकी क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। और क्वालिफाइंग का मतलब पहले सिलेबस में दिया है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। कंप्यूटर के आगे बैठाओगे, कंप्यूटर के आगे कहेगा ये करो, वो कर देना और स्क्रीनशॉट लेके सेव कर देना। वो सब का सब कुछ भी नहीं है। ये दोनों का दोनों पोर्शन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम मेंस देने के बाद भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि मैं आपको 110% इसमें भी गारंटी दे सकता हूं कि आपके लिए नामुमकिन नहीं, बहुत छोटी चीज है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जीएस आप ऑब्जेक्टिव के हाँ, अगर जीएस रिटर्न होता, जीएस में रिटर्न होता तो मैं कहता कि हाँ थोड़ी सी बच्चों की कमर टूट सकती है। क्यों? क्योंकि जो सिर्फ वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो जीएस ऑब्जेक्टिव है, हिंदी के फिक्स क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, वो पहले से पैटर्न पता है कि इसमें ये लिखना है। आपको हिंदी का पेपर घर पे ही पता चल जाएगा कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, वो मेरी गारंटी है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ऐसे राइटिंग भी मैं आपको कराऊंगा। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी तैयारी करोगे, मेंस का जो पोर्शन है, ध्यान रखना, वो कब देखोगे? आफ्टर प्री एग्जाम। यानी मैंने आपको मेंस इसलिए बताया, मैं आपको यह दिखाना चाह रहा था कि मेंस में जाने से पहले आपका प्री होता है। और कई बच्चे प्री से मेंस में जाने में वो इसलिए यहां डर जाते हैं, इसलिए वो परेशान रहते हैं कि प्री तो निकाल लेंगे लेकिन मेंस कैसे निकलेगा। उनका टेंशन सबसे बड़ा ये है कि मेंस कैसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि प्री हम निकाल लेंगे, मेंस कैसे। इसलिए आज गाड़ी को उल्टे गियर में लाया गया, यानी बैक गियर में लेके पहले यह बताया गया कि ये बहुत ज्यादा आसान है, ये नामुमकिन नहीं है। बच्चों, आप वेल स्किल्ड स्टूडेंट हो, आपकी पहले से अच्छी खासी कमांड है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12th का एग्जाम जब आपने दिया होगा तब भी आपने रिटर्न वर्क किया होगा, देखना। इसलिए मैंने आपको पहले क्या कर दिया? मेन से करा दिया। और मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं बच्चों, ये एग्जाम मेनली किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप इस प्री के बैरियर को क्रॉस कर जाओ। अगर आपने इस प्री के बैरियर को क्रॉस कर दिया, इसका मेंस सबसे आसान है जितने भी यूकेपीएससी एग्जाम कराता है। ठीक है, और नौकरी ठीक है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसो आराम से जीवन यापन करेंगे। आप जिस फेज में हैं, जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस फेज के आधार पे ये नौकरी बहुत अच्छी आपके लिए साबित हो सकती है। दूसरा, मेरा भी इसमें व्यक्तिगत हित है। अब आप कहोगे सर आपका क्या व्यक्तिगत हित है? अगर सचिवालय के लिए लगभग 110 पदों पे विज्ञापन आता है, 55-54 आरओ है और लगभग 80-50 एआरओ है। और ध्यान रखना, आरओ और एआरओ में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, लगभग 3 साल में आप प्रमोट हो जाते हैं। और हाँ, प्रमोशन के लिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो 2035 के बाद प्रमोशन खुलेंगे, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जहां से वो रिटायर होने लग जाएंगे तब आपका प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा भी इसमें व्यक्तिगत है। मेरा व्यक्तिगत हित क्या है पता है? आप जानते हैं, हम एज ए टीम फिर वर्क करेंगे। ऑफिस वर्क तो छोड़िए, ऑफिस के साथ साथ जो हमारा ये बच्चों को पढ़ाने का इंटेंशन जो मैंने लिया है, अभी मैं कई बार अकेला फील करता हूँ, लेकिन आप में से ही अगर 2-4 बच्चे वेल स्किल्ड, वेल कम्युनिकेट जो कर सकते हैं बच्चों के साथ, वो मेरे साथ अगर काम करेंगे तो हम लोग एक बहुत बेहतर टीम के साथ उत्तराखंड के हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर उन बच्चों तक जिनके पास संसाधन नहीं है, जो तैयारी तो करना चाहते हैं। ये सिर्फ स्टेट एग्जाम या यूकेपीएससी या यूके की बात नहीं है, ये उन बच्चों की भी तैयारी है जो एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, अपर पीसीएस, यानी जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनके लिए भी सोचते हैं। क्योंकि अगर बच्चों को सही उम्र में सही दिशा दे दी जाए तो वो बहुत काम कर जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? एक जोन के आधार पर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये चाहूंगा कोई टिहरी का आए, कोई पौड़ी का, कोई चमोली का, कोई उत्तरकाशी का, कोई रुद्रप्रयाग, कोई पिथौरागढ़, कोई अल्मोड़ा, कोई बागेश्वर, कोई हल्द्वानी, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून। अगर इस प्रकार से 10-12 बच्चे अलग अलग क्षेत्र से मिल जाए जो वेल स्किल्ड हैं, वेल कम्युनिकेट जो कर सकते हैं,
एज ए टीम हम वर्क कर देंगे। स्टडी विथ योगेश की जगह स्टडी विथ योगेश टीम से अगर हम काम करेंगे तो मेरा भी सपना है, तो मैं आप लोगों को, कुछ लोगों को अपने साथ लाना चाहता हूं कि आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर लीजिए किसी भी केस में, ठीक है। तो ये इसका टेंशन मत लीजिए, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका दोस्त पूरी जी जान लगा देगा। शायद पहला एग्जाम होगा जिसके लिए इतना ज्यादा जी जान लगा होगा, क्योंकि जो पहले एग्जाम है वो वनडे एग्जाम है, उसमें कोई अता पता नहीं रहता बच्चों क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। फिर भी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश पहले भी की है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां का मत सोचना, ठीक है, इसका मत सोचना। ये कब करोगे? प्री के बाद। सबसे पहला और सबसे मुख्य उद्देश्य प्री। अब ये दिमाग में मत लाओ कि प्री का विज्ञापन कब जारी होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि विद इन 1 ईयर आपका इसका मेंस भी हो जाएगा। अब प्री भले ही दिसंबर में आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, या सितंबर में आ जाए, 10 तारीख आ जाए, अगस्त में आ जाए, कभी भी विज्ञापन जारी हो, अगले 1 साल के अंदर आप इसका मेंस देखिए टाइपिंग की तैयारी कर रहे होगे। अब विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। फिर मुझसे मत करना, क्योंकि वास्तव में एक चीज मैंने नोट की, यूकेपीएससी के जो चेयरपर्सन अभी हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर वर्क वहां करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि वो प्रॉपर आईएएस वहां पे हैं, वो वीआरएस ले चुके हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी वो रहे हैं, उन्होंने पूरा वहां एजुकेशन सेक्रेटरी जब रहे थे वहां पे रिफॉर्म उनके किए हैं, बाहर दूसरे देशों में जाके उन्होंने वर्क किया है, शोध किए हैं। तो वो देखना यूकेपीएससी की कंडीशन को बहुत बेहतर बना देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा पहली बार कैलेंडर जारी हुए, पहली बार आपकी एग्जाम की डेट पहली बता दी गई। वो तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर कहिए, कुछ कहिए, अपर पीसीएस को खिसकाना पड़ा, चाहे बच्चों को टाइम नहीं मिला, वो अलग चीज है, ठीक है, वरना विद इन टाइम आपके अब एग्जाम होने वाले। तो आप ये मत सोचना कि कब आएगी क्या आएगी। अब देखिए मैं आपको सब चीज बताता हूं बच्चों कि आखिर सर हम फॉर्म फिल भर लेंगे। आप तैयार हो जाइए, आप बिल्कुल जोर लगा दीजिए, ठीक है। इससे बेहतर मौका कुछ नहीं मिलेगा आपको कि आप आरओ के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी आप कहीं से भी कीजिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये एग्जाम आपके लिए एक ड्रीम जॉब हो सकती है, क्योंकि इसके बाद अगर आप कल के दिन बेहतर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए मैं यूट्यूब पढ़ा रहा हूं ना, मैं कैसे पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि मैं जगह पे हूं, मैं नौकरी भी करता हूं, 2 दिन मुझे छुट्टी मिल जाती है, थोड़ा बॉडी रिफ्रेश हो जाती है। तो अगर मैं यूट्यूब नहीं पढ़ा रहा होता तो मैं अपनी आगे की तैयारी कर रहा होता। तो कहने का मतलब आपको आगे की तैयारी करने के लिए समय मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टैब्लिश होना है। तो अब देखिए हम कैसे इस एग्जाम को तैयार करने आने हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, प्री, मेंस एंड थर्ड कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्लस टाइपिंग, हर चीज को एक शेड्यूल के तहत दबा दीजिए, इसका काम बंद कीजिए, चैप्टर बंद होना चाहिए। ये कब करोगे? आफ्टर मेंस, आफ्टर मेंस, ठीक है। यानी इसका सोचना ही नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ना, मुझ पे विश्वास है ना आपको, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसे करना है। यानी ये आफ्टर मेंस, इसका कोई लिंक नहीं है। फिलहाल चैप्टर बंद कीजिए आफ्टर प्री, आफ्टर प्री, क्योंकि अगर ये अपर पीसीएस होता तो मैं आपको सलाह देता कि मेंस के साथ तैयारी करो, लेकिन मुझे पता है कि इसका मेंस आफ्टर प्री हो जाएगा। और याद रखना इसके मेंस का, क्योंकि कितने पेपर हैं पहले बता चुका हूं, 3 पेपर, पहला जीएस, सेकंड हिंदी, थर्ड ऐसे राइटिंग। इसके प्री का, इसके मेंस का जो जीएस है कहीं ना कहीं वो यहां लिंक कर जाएगा। यानी आप सबसे पहले बाकी डब्बों को बंद रखिए, प्री को आपको ओपन रखना है। यानी जब आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उस दौरान कहीं ना कहीं मेंस का पहला पेपर आपका तैयार हो रहा होगा। चीजों को समझना अगर जिस विद्यार्थी के अंदर आ गया, चीजों को जो अच्छे से डील कर सकता है, उसके लिए एग्जाम निकालना बहुत टफ नहीं है। लेकिन वही भीड़ का हिस्सा बनोगे, भगदड़ मचाओगे जिंदगी में, क्या होगा, कैसे करें, यही अगर सोचते रहोगे वर्क नहीं कर पाओगे। यानी जिंदगी में अगर सफल होना है तो साथ साथ वर्क करना होगा। यानी सोचना ही अंतिम विकल्प नहीं है, थिंकिंग के साथ साथ वर्किंग अगर प्रोसेस आपके अंदर है तो आप जिंदगी में मान के चलिए बहुत अच्छी जगह जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को डील करेंगे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए जो प्रोसेस है एग्जाम की, इस चैप्टर को बंद रखिए, इसको छूना ही नहीं है। इस चैप्टर को बंद रखिए, लेकिन इसका थोड़ा सा मुंह खुला है। जो जीएस का पोर्शन आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा। और वर्क करने का मतलब है कि हाँ, अगर हम प्री अच्छे से तैयार करते हैं, उस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, तो हमारा प्री क्वालिफाई होते ही हम लोग मेंस की ओर पूरा जी जान लगा देंगे। और मेंस बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करोगे,
कुछ नहीं भी होगा ना, कितने निकलोगे मेन से बताओ। मेरे छात्र कितने होंगे आप लोग बताइए, कितने छात्र होंगे आप मेन से निकालेंगे? जो 1000 1500 लोग प्री क्वालिफाई, 2000 लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चे देहरादून वगैरह के हैं, आ जाना 2-3 महीने के लिए यार, यहाँ कहीं कमरा ले लेना साइड में, ऑफलाइन पढ़ लेंगे। इससे ज़्यादा क्या लोगे बताओ? क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है, इस एग्जाम के लिए मैं आपके लिए पूरी जान लगा दूंगा, ये जो एग्जाम है इसको क्रैक करवाने में, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका माजरा, क्या है। प्री एग्जाम अपने आप में पूरा सिलेबस के साथ समझना, ठीक है। अब इसको समझ गए ना। अब हमारा क्या है, बैरियर है प्री, यानी इस प्री को क्वालिफाई कर जाएं तो सब काम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, प्री का पैटर्न क्या है। प्री, ठीक है, कुछ नहीं है। प्री में आती है आपकी जनरल स्टडी, उत्तराखंड और रीजनिंग और हल्की फुल्की मैथ्स, यानी बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है कि आपका अब है कितने मार्क्स का, 150। कट ऑफ अगर आप कहीं ना कहीं 100 प्लस चले जाते हैं तो आप सेफ हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि लोअर पीसीएस में 105 चलेगी तो हमेशा ऐसा होगा। 12 बोनस की वजह से भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। यानी आप प्री देते ही अगर आप मेंस के बारे में सोचते हैं तब जब आप 100 प्लस होते हैं, और जो बाकी कैटेगरी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या महिला आरक्षण जो भी है, वो उनसे अपना 10-10, 5-5, 8-8 नंबर कम कर लो, वो तो आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। तो अगर आप इस स्कोर को क्रॉस कर जाते हैं तो आप बेफिक्र होकर मेंस की तैयारी करते हैं। देखिए, जीएस मेंस के पहले पेपर में आना है, यानी जीएस आपको किस में पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा डेप्थ। उत्तराखंड हवा में लिखा भी है, देखो हवा में, यानी उत्तराखंड के लिए आपने अगर सोर्स पढ़ दिया परीक्षा वाणी, ठीक है, या साथ में विंसर ईयरबुक, विंसर ईयरबुक, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपका काम हो चुका है। यानी हवा में पढ़नी, उत्तराखंड बहुत डेप्थ नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ें, उत्तराखंड का कंटेंट 20 से 25-30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन, उसमें भी 10-12 ऐसे होंगे, कुमाऊं का बारदौली किसको कहा जाता है, पेशावर कांड के नायक कौन थे, इसके अलावा सल्ट कांड कब हुआ था, मसूरी कांड में किसको अपने आप में जो मतलब सजा मिली थी या कब हुआ था, खटीमा कांड कब था, इसके अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन। यानी राज्य स्तरीय एग्जाम में यूकेपीएससी उत्तराखंड बहुत हार्ड नहीं पूछता है, पहली बात बता रहा हूं, ठीक है। तो हवा में का मतलब क्या निकल के आता है यहां से, यानी वो छात्र जो पिछले 1-1.5-2 साल से पढ़ रहे हैं, बेफिक्र होकर उत्तराखंड बंद करके रखिए। मैं तो साफ साफ कहता हूं, स्पष्ट दृष्टिकोण है, स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि उलझा के रखूं ना, फिर से उत्तराखंड पढ़ भाई, फिर से ये कर, ऐसे नहीं निकलता बाबू। एग्जाम निकालने के लिए रणनीति के साथ साथ अपना एक विजन तो होना ही होना है कि हाँ भाई मुझे ये पढ़ना, मुझे ऐसे करना। पता लगा वहां एग्जाम कहा, फिर पढ़ने लग गया रामलाल की तरह, भाई उत्तराखंड पढ़ूं, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। ध्यान रखना इस चीज को, ये हवा में पढ़ने की चीज है और ये बहुत बहुत आपके लिए क्या होगा, बड़ा टास्क होगा। इसीलिए यहां अब ऐसा नहीं चलने वाला आरओ बैच में कि आपको यहां प्रॉपर सिलेबस के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। टॉपिक क्योंकि वन लाइनर है तो वन लाइनर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, प्री भी वन लाइनर, मेंस भी वन लाइनर। यानी अगर कल से अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक पीरियड है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, मौर्य है, आफ्टर मौर्य है, गुप्ता है, साउथ इंडिया का है, इसके अलावा भारत में मुस्लिम आक्रमण है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, उसके अलावा भारत में जो राष्ट्रवाद के लिए आंदोलन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन था उससे संबंधित है, या आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी में हो गया मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निधि तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय व्यवस्था, न्यायपालिका, कैग, इसके अलावा राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, बजट सेशन, इसके अलावा जो भी हमारे संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, इस टाइप की चीजें हमें देखनी है, आपातकाल वगैरह की कंडीशन। तीसरा जियोग्राफी, भारत की नदियां, पर्वत, पठार, दर्रे वगैरह जितने भी हैं, यानी भारत का प्राकृतिक भूगोल, साथ ही विश्व का, यानी विश्व में जो भूकंप, ज्वालामुखी, इनसे संबंधित जो फैक्ट बन सकते हैं, साथ ही साथ विश्व का जो मैप है, चाहे नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इसके अलावा एशिया, यानी ऑस्ट्रेलिया, और जो भी आपका बनता है, जितने भी जल संधि वगैरह हैं, जितने भी समुद्री जलधाराएं हैं, यानी जो भी हमारे खनिज वगैरह होगी, इन सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति से संबंधित क्वेश्चन, यानी इसके अलावा गरीबी से संबंधित, गरीबी से संबंधित बनी
कमेटी, उनसे संबंधित रिपोर्ट, सरकार की योजनाएं, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं, इसके साथ साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में दी हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होंगी यानी यूएनओ वगैरह, इसके अलावा सार्क वगैरह जो क्षेत्रीय संगठन है, आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है यानी G20 हो गया, इस टाइप से जो संस्था है इसके बारे में क्वेश्चन, और जो ग्लोबल बर्निंग मतलब ग्लोबल इश्यू है यानी जो वर्तमान समय में वैश्विक के जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित फैक्ट है। यानी हमें इतना चीज़ देखना है, साथ ही साथ एनवायरमेंट से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग देखना है, अलग अलग जो सम्मेलन है वो देखने हैं, रामसर सम्मेलन वगैरह है यानी जो आर्द्र भूमि से संबंधित चीज़ें ये देखनी है। इसके अलावा जो हमारा मेन पोर्शन होता है साइंस के क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के आने, करंट अफेयर आनी है 8 से 10 नंबर की। इतना बड़ा प्री का सिलेबस है, क्या आपको लगता है कि मैं 70 दिन में उसको पूरा करा पाता? पॉसिबल ही नहीं है। यानी जब आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं तो आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। वो जीएस है, वो उत्तराखंड नहीं है बच्चों, वो जीएस का पोर्शन है। जीएस के पोर्शन में आपको ठीक ठाक कमांड बना के रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका मेंस में भी वो काम आएगा। जब आप प्री में जीएस दोगे तो वही जीएस आपकी मेंस में काम आएगी। साथ ही साथ उत्तराखंड 20, 22, 23, 25 नंबर की आएगी। उत्तराखंड में बहुत समय देने की जरूरत नहीं है। यहां से जो कल क्लासेस चलेंगी उसके लिए आपको पहले बता दिया जाएगा कि भाई मैं ये पढ़ रहा हूं, आप इस किताब से इस टॉपिक को कंप्लीट करो, मैं ये पढ़ा रहा हूं, आप इस किताब से इस टॉपिक को कंप्लीट करो, मैं ये पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से जब जाओगे 1.5 साल की हम तप करेंगे, तपस्या करेंगे, आरओ का रिजल्ट आएगा, चौथे नंबर में तेरा नाम आ गया, खुश क्या चाहिए बता। जिंदगी में मौज ही मौज है, उसके बाद आराम करेगा, मस्त करेगा, उसके बाद जिसको पसंद करता है उससे शादी करेगा, बीवी बच्चों को घुमाएगा, क्या चाहिए बता। उसके बाद तैयारी करनी होगी तो आगे ही करते रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा कि यहां पर प्री का बैरियर है, यानी इस बैरियर को क्रॉस करना है और प्री को इतने अच्छे से तैयार करना है कि हमारे मेंस का पहला पेपर भी बने। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको प्री सिर्फ 90 नंबर लेके आओ ना, प्री अच्छे से पढ़ना है, उसका मेंस भी हमें ताकि निकालने में आसानी हो। दूसरा, इस पोर्शन पे रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन आता है। रीजनिंग मैथ्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं जितना कोशिश होगी कि रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन आपको बता सकूं, कैलेंडर है, घड़ी है, दिशा है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक बेसिक, वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बता सकूं। अब ऐसा तो नहीं कि 30 नंबर की रीजनिंग आएगी सबके सब मैं बताऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, वो आप खुद ही एग्जाम में जाके बना लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टेक्निकल होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि मान के चलिए प्री अगर 150 नंबर का है, लगभग 90 के आसपास यानी 80 से 90 मार्क्स की आपकी जीएस आती है। इसमें 80 से 90 मार्क्स, इसी में करंट अफेयर मान के चले, इसी में साइंस। इसके साथ साथ ही आपकी 20 से 30 नंबर के आसपास की आएगी उत्तराखंड आएगी, और बाकी बचा लगभग 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। यानी आपका एक प्रकार से एक बैरियर है, तो आप इस बैरियर को क्रॉस कर जाओगे। तो जब आप इसको ढंग से पढ़ लोगे, इसका जो मेंस है, मेंस का जो पहला पेपर है जीएस वाला, उस मेंस में मान के चलिए वहां रीजनिंग वगैरह आपको बहुत कम दिखने की नहीं दिखती है, मुझे ख्याल से रीजनिंग नहीं आती वहां पे। जीएस का जो पोर्शन है मेंस में, वहां आपका 100 नंबर का पेपर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें जीएस प्लस उत्तराखंड 15 से 20 नंबर की आएगी, जीएस ठीक ठाक आएगी। तो आप बताइए क्या ऐसा है कि आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते? क्यों ऐसा है? मतलब कोई कॉज है, कोई तर्क है? बताइए कि आप इस एग्जाम को नहीं निकालते। एक तर्क बता दीजिए मुझे। अभी मुझसे किताबों के लिए मत पूछना, धैर्य रखना। किताबों का दिमाग में आ रहा होगा कि सर किताब बता दीजिए, किताब बता दीजिए। धैर्य रखना, मेंस के लिए अभी हाथ ही नहीं डालना है, मेंस की ओर तो जाना ही नहीं है। प्रीलिम्स के लिए मैं किताबें आपको बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? हर दिन की जो क्लास आएगी ना, यानी जो क्लासेज आपकी चलेंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक को इस जगह से आपको तैयार करना है। क्योंकि 2016 का जो सिलेबस था प्रीलिम्स का, या इससे पहले जो सिलेबस था वही होगा सिलेबस, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते सिलेबस में, पैटर्न वही रहता है। क्योंकि आयोग उसी प्रकार के सिलेबस को, उसी चीज़ को देखता है। और कई बच्चे ये कहते हैं सर हिंदी है, इसमें हिंदी व्याकरण नहीं है। जितना मुझे ध्यान है, अगर आपको यकीन नहीं होता 2016 का पेपर एक बार डाउनलोड कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा। 2016 यूपीपीएससी आरओ एग्जाम डालना, आपको प्री का पेपर मिल जाएगा। तो प्री का जो पेपर देखोगे आप, कई क्वेश्चन तो आपको जो मैंने क्रैश कोर्स से पढ़ा रखा है या आपको जो मैंने तैयारी करा रखी है, अभी भी अगर आप उस 2016 के पेपर को करोगे 115-20 नंबर आप ले आओगे। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 1.5 साल से मेहनत की है। लेकिन ये 2016 नहीं है बाबू, ये 2022 है। तो पिछले 6-7 सालों में क्या परिवर्तन आए वो पेपर में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम 2010 के पेपर, अभी देखो 2010 का पेपर देखो, हो गया इतना बेसिक क्वेश्चन। यूपीएससी के देखो, 1990 के पेपर देखो आप, मतलब आज के पेपर देखो, मेंस के 1990 देखना। 90 के टाइम पे क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण लिखिए। आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, वो सब ट्रेंड होता है, वो उसी तरीके से चीज़ों को चेंज करते हैं जैसा समय होता है। तो 2022 से उसको अलग तरीके से आपको डील करना है, ठीक है।
तो ये आपका प्री का टोटल पैटर्न है, 150 नंबर का है। इसमें उत्तराखंड हवा में पढ़नी है, बहुत डेप्थ नहीं पढ़ना। जीएस को डेप्थ पढ़ेंगे ताकि हमारा जीएस मेंस का जो पहला पेपर है वहां हो। रीजनिंग मैथ से भी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। रहा किताबों के बारे में सवाल, ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि सर किताब क्या हो, किताब कौन सी लें, तो मेरी यही सलाह है आपसे कि किताब आपको फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है। यानी जो कंटेंट आपके पास है, यानी अगर आपने ल्यूसेंट अपने पास रखी है, साथ साथ ही घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव आपने रखी है, ध्यान से सुनना, ल्यूसेंट आपने रखी है एक घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, एनवायरमेंट हो और साइंस हो, इतना आपने ऑब्जेक्टिव रखी है तो आप किसी किताब की ओर मत जाइए। बाकी मैं हूं ना आपके साथ, तभी तो बताऊंगा हड़प्पा की प्रांतीय राजधानी किसको कहा जाता था, हड़प्पा का मैनचेस्टर किसको कहा जाता था। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, घटना चक्र वगैरह में नहीं मिलेंगे, ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो मिली है किस जगह से मिली है, ये मोहनजोदड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन कराएगा, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। किताबों का बर्डन आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर किताबों के बर्डन के तले आप दब गए तो फिर एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर रणनीति, प्यार से सिलेबस वाइज टॉपिक को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मान के चलिए इस एग्जाम का प्री आपके लिए बहुत आसान होने वाला, बहुत ज़्यादा आसान। सारा हेडेक मेरा है, किसी भी किताब को लेने की जरूरत नहीं है। अगर ल्यूसेंट और घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव, जो मैं बहुत पहले से बताता आया हूं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव आपके पास है, इतना फिलहाल के लिए रख लीजिए। उत्तराखंड का परीक्षा वाणी फिलहाल रख लीजिए। विंसर ईयर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि न्यू सेशन में लेना, जब नए साल में फरवरी मार्च में अगर नहीं आएगी तब लेना। फिलहाल परीक्षा वाले ले लेना। इतना ही आपको इसमें क्या करना है, सिलेबस में चीजों को फिलहाल के लिए देखना है, ठीक है। रहा साइंस, अब आपको कि साइंस करंट अफेयर तो मैं कराता ही कराता हूं, तो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, फिलहाल न्यूज़पेपर पढ़िए। जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है वो बीच बीच में डायरेक्शन देते रहूंगा। कोई अवार्ड, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए इस बार, कितने इंडिया को अवार्ड मिले, या इस प्रकार से कोई पुरस्कार मिलता है, सरस्वती सम्मान, ये सम्मान वो सम्मान, या कोई सम्मेलन होते हैं विश्व स्तर पर, G20 सम्मेलन, या अपने दक्षेश का सम्मेलन हो गया, या अपने आप में कोई भी ब्रिक्स का सम्मेलन, इस टाइप की चीजें फिलहाल अखबारों में आते हैं, उसको नोट कीजिए। बाकी करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगा। रहा साइंस का सवाल, साइंस से सिर्फ ऑब्जेक्टिव यानी वन लाइनर पढ़ने, साइंस डीप नहीं आती। ल्यूसेंट और साइंस की घटना चक्र में जितना पोर्शन है स्पेशली बायो को फोकस करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको वन लाइनर कराऊंगा, वो कहां से कराऊंगा, क्या कराऊंगा, वो सब का सब मेरा हेडेक है, ठीक है। तो कल से एक प्रॉपर तरीके से एक नोटबुक बना लेना और उस नोटबुक में सोचना कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए भर रहे हैं, और ठान लीजिए, मन बना लीजिए कि हम इस एग्जाम को क्रैक करके रहेंगे। इस एग्जाम के साथ हम सर के साथ मेहनत करेंगे, भविष्य जो भी होगा बेहतर होगा। होपफुली जो चीज़ें हैं वो आपके समझ आ रही होंगी, आप चीज़ों को डील करेंगे, आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, लगे रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल हम इसकी पहली वीडियो की शुरुआत करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी डाउट होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपकी फिर से हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।